आदित्य सिटीज क्लासेस चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज मैथ पेडोलॉजी का क्लासेज आरंभ करेंगे। आज मैथ पेडोलॉजी का फर्स्ट क्लास है और क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शुरू नहीं किए, जो शेयर कर दीजिए और आपको क्लासेज अच्छे लगे तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल जिन लोगों का एग्ज़ाम था और आज भी जिन लोगों का एग्ज़ाम है, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और सभी लोग को एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सब लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और अभी इतना ज़्यादा समय नहीं है कि सभी मैथ पेडोलॉजी का सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाए विस्तार पूर्वक से। समय बहुत ही कम है, तो मैंने ये सोचा हूँ कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँगा डेज बाय डेज, और उसमें जितने भी पॉइंट बन के आते हैं उन सभी का PDF है जो उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन लोगों के साथ उनको PDF शेयर कर दिया जाएगा। तो आज ही मैंने बहुत सारे पॉइंट को मैंने सब लिखा भी हूँ और भी बहुत सारे पॉइंट लिखना बाकी है, लेकिन आपको PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन PDF उन लोगों को मिलेगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं। और कुछ लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का भी PDF उन लोगों को अभी तक शेयर नहीं किया गया है, वो लोग हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करें, उसके बाद ही मैं उन लोग को मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम्स पर नेम है, तो बहुत सारे के पास जो देखे थे वो लोग जो हमें मैसेज करे। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन है जो मैथ पेडोलॉजी का फर्स्ट क्लासेज है और विस्तार पूर्वक से सभी पॉइंट का आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है मैथ पेडोलॉजी का। ये आपका सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाई करना है, गणित की प्रकृति। कहना है कि गणित तार्किक है। गणित का सीधा अवधारणा अर्थात अंकगणित, बीजगणित विश्लेषण को तर्क के अवधारणाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। खड़ा कि मैथमेटिक्स इज लॉजिकल ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल्स अर्थमेटिक अलजेब्रा एनालिसिस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक। तो मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा था, NCF 2005 को उतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों ने उसमें सहयोग और समर्थन दिए, बट किसी एक इंसान के द्वारा वो जो वीडियो है वो वहाँ तक पहुँचा है। बस मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणित जो है वो लॉजिक है। मैंने आपको NCF 2005 में मैंने आपको जिक्र भी किया था। NCF 2005 जिन लोगों ने अभी तक क्लासेज नहीं देखे मुझे जोड़ जाकर देखें। NCF 2005 में मैंने वो जिक्र भी किया था कि मैथ क्या है, मैथ आपका लॉजिक है। लॉजिक से ही आपका मैथ है जो बनता है। तो गणित क्या है, तार्किक है और गणित के सभी अवधारणाओं अर्थात अंकगणित मतलब कि आपका अर्थमेटिक अलजेब्रा एनालिसिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसके लॉजिक के अनुसार। उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो लॉजिक है उसके अनुसार उसको हम लोग है जो डिफाइन है जो हम लोग कर सकते हैं। और इस सब के सब आपको पढ़ना है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में। आगे दिया है कि गणित प्रतीकात्मक है, या प्रतीक गणित में शक्ति जोड़ते हैं और हमें आसानी से कल्पना करने की अनुमति देते हैं, और गणित कथन सही और मान्य है या नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि गणित क्या है आपका प्रतीकात्मक है, मतलब कि यही कहने का मतलब इसका हुआ कि हम गणित को ना आसानी से कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने की हमें अनुमति है जो मिल जाती है। और वो जो कल्पना जो करते हैं उसके बाद जो स्टेटमेंट जो बनता है वो सही है कि गलत, ये भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। जैसे कि आपका बायोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो शरीर के ढेर सारा शरीर के भाग होते हैं, उसी प्रकार से आपका जो है मैथ में क्या होता है, ढेर सारा आपका पार्ट्स होते हैं और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप कैसे समझेगा, उन चैप्टर्स को आप अपने तरीके से जिस प्रकार से बड़ी पार्ट्स को आप समझ रहे हैं उस प्रकार से आप मैथ के चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वो क्या है आपका विज्ञान के प्रतिमानों के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है, क्योंकि गणित में प्रत्येक अवधारणा एक पैटर्न और तर्क के अनुसार करती है। मतलब कि जो प्रत्येक जो चैप्टर्स है उसमें अपने फॉर्मूले होते हैं, उसके अपने कुछ नियम्स होते हैं, वो उन सब चीज़ को वो पालन है जो करते हैं, तब जाकर लॉजिक लगाते हैं, तब जाकर मैथ है जो बनता है, जिस पर हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल सही। जिस प्रकार से उस चैप्टर से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रकार से आपको ये प्रश्न है जो हल किया जाएगा। गणित का उद्देश्य अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त के बारे में समझ रहे हैं आप। ठीक है। तो गणित का जो उद्देश्य क्या है आपको अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब जिसे हम लोग देख नहीं सकते, समझ सकते हैं, उसको हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सब आपको पढ़ना था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में। इसके बाद एक पॉइंट और है हॉस्पिटल अंडरस्टैंडिंग के बारे में।
डी का स्थान संबंधी के बारे में। और भी इसमें कुछ पॉइंट है जो एडिंग करना है, तो मैं आपको जब पीडीएफ शेयर करूँगा तो उसमें सारे पॉइंट को मैं आपको ऐड कर दूँगा। और जो पीडीएफ में जो शब्द जो लिखा गया है, आपका जो वर्ड जो लिखा गया बहुत ही आसान है, और इसको अगर मैं नहीं भी समझाऊँगा ना कुछ पॉइंट को, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो मैं इस प्रकार से हर एक आपको क्वेश्चन वाइज मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर करूँगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ज्योमेट्री? विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं प्रश्न को दोनों लैंग्वेज में रखूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये 17 तारीख का वो प्रश्न जो पूछा गया था, 17 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पिछले ईयर आपको ये पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट पैसेज प्रोसेस इन ज्योमेट्री? निम्नलिखित में कौन सा ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? दृश्यीकरण, पश्चातारण, रूपांतरण, ए और सी केवल बी, बी एन सी केवल ए। ऑप्शन का ये रहा, और आप नीचे लैब टेस्ट कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? दृश्यीकरण, पश्चातारण, रूपांतरण। चलिए समझते हैं इसके बारे में कि कहते क्या है, और समझते इसके बारे में। पहले कुछ चीज़ आपको जानना पहले जरूरी इंपॉर्टेंट है कि पहले ज्योमेट्री है क्या, ज्यामिति है क्या। ज्योमेट्री को कहा जाता है ज्यामिति, कि ज्यामिति है क्या। तो ज्योमेट्री में हम लोग है जो क्या पढ़ाई करते हैं, हम लोग उसमें पढ़ाई करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में, एरियाज के बारे में, एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, उसमें सब आ जाते हैं। तो वो एक मैथ का एक भाग है जिसमें कि हम लोग एंगल्स, एरियाज, वॉल्यूम, पैटर्न्स, ये सब चीज़ें क्या हम लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसमें सब किस में आता है? ज्योमेट्री में आता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र करेंगे कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। और सब के बारे में जानेंगे, जितना भी दिया गया है हम सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इन तीनों को आपको मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं होगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा है जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है आपका ज्यामिति में। तो आपको विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं? तो यह एक ज्यामिति क्या है, आपको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब दृश्यीकरण होता है। दृश्यीकरण में कहा क्या जाता है कि इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें दृश्यीकरण का मतलब ही क्या हो रहा है, दृश्य। दृश्यीकरण का मतलब क्या हो रहा है, दृश्य। देखिए यहाँ पर दृश्यीकरण का कहने का मतलब क्या हो रहा है, दृश्य, चाहे वो किसी पैटर्न में आपका हो, वो बना बना संभवतः यहाँ पर मैं अपने चाहे इस प्रकार से भी हो, दृश्य हो, ठीक है, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो किसी भी पैटर्न में आपका हो सकता है, वो आपका किसी भी पैटर्न में क्या होगा, वो आपका किसी पैटर्न में आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बना दिया आपको, वॉल्यूम बनाया, ट्रायंगल बनाया, सर्किल बनाया। तो दृश्यकरण का मतलब क्या होता है? दृश्यकरण करने का मतलब ये होता है कि इन जो हमने जो यहाँ पर जो इमेज जो बनाए हैं उसको हम लोग माप सकते हैं। इसको मापना क्या था, असंभव चीज़ है। इसको मापना क्या हम लोग का असंभव चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यकरण बना सकते हैं। दृश्यकरण मतलब क्या, उसको विभिन्न प्रकार का दृश्यकरण क्या वो बना सकते हैं, लेकिन उन आकृतियों को मापना क्या असंभव है। ये कितना बड़ा बनेगा, ये कितना बड़ा जा सकता है, ये कितना बड़ा हो सकता है, ये हमें कहीं भी कुछ मालूम नहीं रहता है। लेकिन एक सीमित, एक लिमिट आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है कि इसका साइड इतना है, इसका साइड इतना है, इसका साइड इतना है, इसका रेडियस इतना है, इसका डायमीटर इतना है, इसका सर्कम्फ्रेंस इतना है, इनका कोड इतना है, ये सब आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें इसका रेडियस इतना है, इसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है।
तो सब कुछ आपको एक मान के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन ये कितना होता है वो असंभव होता है मापना। ठीक है, तो ये आपका हो गया दृश्यकरण का। अब आपका आता है रूपांतरण। रूपांतरण के इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि एक बिंदु, रेखा या ज्यामिति आकृति को आकार और स्थिति में हेरफेर करने के 4 विशिष्ट तरीकों के लिए रूपांतरण का एक सामान्य शब्द है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सर्किल को बनाया, सर्किल बन गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका हम करेंगे कि यहाँ पर हमने माना कि ये यहाँ पर एक आपका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि ये पूरा का पूरा एक रेडियस है। अब इसमें इसमें क्वेश्चन दिया कि पहला यहाँ पर रेडियस आपको आपका है जो 2 सेंटीमीटर है। कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी रेडियस को आगे बढ़ा दिया गया आपको डायमीटर में। किसमें बढ़ा दिया गया आपको, डायमीटर में बढ़ा दिया गया। अब डायमीटर जो है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर पूरा मिलाकर हो गया। कितना पूरा मिलाकर आपको हो गया 4 सेंटीमीटर। पूरा मिलाकर डायमीटर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से रूपांतर कहने का मतलब ये हो गया कि इमेज में हम लोग बदलाव है जो कर सकते हैं। इमेज में क्या करते हैं हम लोग है जो बदलाव है जो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बदल भी सकते हैं। इसमें एक अलग हम ट्रायंगल को भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रूपांतरण में क्या करते हैं, उसको चीज़ को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आपको, ये आपको दृश्य करना रूपांतरण। ए और सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते। यहाँ देखिए, ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर गेम्स इन कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर गेम्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। We cannot perform assignment of a child while engaging in mathematics games. Mathematical games provide experience of joyful meaning learning in mathematics. Mathematics games are open-ended play. प्रश्न को पहले हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, और फिर मैं इसको आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। और नीचे लाइव कमेंट्स में कमेंट भी कीजिए। चलिए, अब इस प्रश्न को हम हिंदी में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के अति उपयुक्त है। बताइए। गणित खेलों में व्यस्त संलग्न होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं। गणितीय खेल गणित में आनंदमय अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। देखिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहिए। जिन लोगों का आने वाले जो एग्जाम्स है आपके सीटेट्स के मैथमेटोलॉजी में, मैंने आपको मैथ का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूरा तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके मैंने आपको करवा चुका हूँ। जितना इंपॉर्टेंस था मैंने सबको करवा चुका हूँ। सब लोग जाकर देख सकते हैं, और उसका जल्दी आपका प्लेलिस्ट आपको बना दिया जाएगा। आज एक कल आपका प्लेलिस्ट का बन जाएगा। और आज से मैथमेटोलॉजी का आपका जो चैप्टर्स है वो मैं शुरू किया हूँ प्रीवियस ईयर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैथ में 28 या 29 नंबर आपका आना संभव चीज़ है। बस ये जोड़ी है कि आप साथ में चलें और वीडियो को सब लास्ट तक जोड़ देखें। देखिए, पहले यहाँ पर ए को छाटेंगे। यहाँ पर जिन लोगों का जो आंसर नंबर जो बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं इसके बारे में जिक्र करता हूँ कि गणित खेलों में व्यस्त संलग्न होने के दौरान हम बच्चों को आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। हम बच्चों को आकलन कर सकते हैं। बच्चा जब खेल में व्यस्त है, जब बच्चा खेलों में जब व्यस्त है तो उसको मैथ को वहाँ पर उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि गणितीय खेल गणित के आनंदमय अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। गणित में जो हम लोग जो खेलते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। बच्चों क्या होता है, बच्चों को मैंने आपको एनसीएफ 2005 में आपको जिक्र भी किया हूँ कि बच्चों को है जो आपको उनके जीवन से उनको जोड़ना चाहिए, और उनको वो जो जीवन से जो उनको जो मैथमेटिक्स है, जो दिनचर्या जो है उनसे वो जोड़ना चाहिए, उनको वो कराना चाहिए। तो गणित खेल गणित में आनंदमय अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। बच्चा जितना ज़्यादा गेम को आनंद लेगा उतना ज़्यादा वो खेलेगा और उतना ज़्यादा वो मैथ को वो सीखेगा। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। बिल्कुल गलत है, और ये आम दिनचर्या वाले खेल नहीं होते हैं। इसको अलग अलग तरह से इसको समझाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और अलग अलग खेल है जो खेले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन को गलत है आपको
पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। पता नहीं क्या हो गया है। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं अब आपको पढ़ा भी चुका हूँ, कुछ दिन पहले से क्लासेस भी हुआ था। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज लिस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी क्लासेज। According to National Curriculum Framework 2005, which of the following aims for teaching mathematics is least appropriate for primary classes? ये क्लासेज मैं आपको करवा चुका हूँ। तो कनेक्टिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू मैथमेटिक्स, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न को हिंदी में देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। दिक् स्थान का जिक्र बार बार आ रहा है, तो दिक् स्थान का मैं आपका जो परिभाषा जो मैं आपको उसमें शो भी कर दिया था मैंने आपको, मैं उसको समझाऊंगा अभी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो मैंने आपको कहा था कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि किसी भी बालक के उनके जीवन को जोड़ना चाहिए, दिनचर्या जो होता है और वो जीवन में जो क्या कर रहे हैं दिनचर्या में, वो उसको मैथ में उसको जोड़ा जाए और उससे वो बहुत कुछ वो सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये आपको एनसीएफ 2005 में मैंने बताया भी था। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेज नहीं देखे वो जोड़ जाकर क्लासेज जाकर जोड़ जाके देखें। चलिए आगे आपको बेनहिले, which of the following not a characteristics of geometrical reasoning levels given by बेनहिले। पता है इसका आंसर, बेनहिले का आंसर बताइए। बेनहिले का थ्योरी मैं करवा चुका हूँ, मैं पहला ऐसा आपका चैनल है ना जिस पर आपका मैथ का पैथोलॉजी के जितने भी थ्योरी क्लासेज होते हैं वो मैं सब करवा चुका हूँ, और उन सभी प्रश्न आपको आएंगे भी तो आपको उसको आराम से सोल्व जो कर सकते हैं। तो बेनहिले हिंदी में इस प्रश्न को देख लेते हैं। हिंदी ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इसको बात नहीं, सो हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेनहिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। आयु आश्रित, आयु आश्रित, यहाँ पर जो लक्षण जो नहीं है, विशेषता का जो लक्षण नहीं है वो क्या है आपको, एज रिलेक्शन, एज डिपेंडेंट होगा, आयु आश्रित नहीं होगा। अनुभव आश्रित बिल्कुल था, विकासात्मक था, अनुक्रमिक भी था, लेकिन आयु आश्रित नहीं था। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखे हैं मैथ पैथोलॉजी का, वो नीचे जाकर जोड़ जाकर देखें। मैथ थ्योरी का क्लासेज होगा, एक बना हुआ है, उसमें 4 वीडियो है, जोड़ जाके देखें आप। देखिए अब आ गया डांस ब्लॉक के बारे में। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, बहुत इसका मैंने इजी ट्रिक बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी टॉट यूजिंग डांस ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी टॉट यूजिंग डांस ब्लॉक। प्रोबेबिलिटी, पैलेस वैल्यू, एडिशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डांस ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। पर यह कहता स्थानीय मान, संख्याओं अंकों का योग, एक अंक वाली संख्या का गुणन। तो जिन लोगों ने मेरे क्लासेज डांस ब्लॉक थ्योरी, डांस ब्लॉक में 2 चीज़ पढ़ना है आपको, एक डांस ब्लॉक थ्योरी पढ़ना और एक डांस ब्लॉक पढ़ना है। एक डांस का थ्योरी पढ़ना है और एक डांस ब्लॉक थ्योरी पढ़ना है, तो दोनों एक अलग अलग होंगे, ठीक है। इन सभी क्लासेज आपको हो चुकी है, और आपका जो प्रतिक्रिया जो होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। वो इनके थ्योरी में डांस ब्लॉक में आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी जो इनके नहीं पढ़ना, इसमें आपको ये दिया गया, इसको मैंने आपको बताया भी था बोर्ड मास के नाम से, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, BDMAS। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब कि आपका ऑफ, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब कि सब्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं, ये सब के सब आपको पढ़ना था बोर्ड मास में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ गया ये, which of the following is are related to pre-number of concept formation in children। which of the following is are related to pre-number concept formation in children। 1-to-1 correspondence, hierarchical inclusion, measurement। इस प्रश्न को अब आपको हम हिंदी में शो कर रहा हूँ।
जिन लोगों को आ रहा है वो लोग नीचे लाइव के कमेंट्स में कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा से निर्माण से संबंधित है? एकीकृत संगति, पदानुक्रमिक समावेश या माप। इसका ऑप्शन 3 को आपको शो कर रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? देखिए, तो प्री पूर्व संख्या बोल रहा है और प्री नंबर, तो प्री नंबर कहने का मतलब तत्पर समझिएगा। मैं आपको इंग्लिश में इसको मैं शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको जो दिया है प्री नंबर, इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। तो प्री नंबर जो कहने का मतलब और तत्पर ये हो रहा है ना कि ये जो स्टेज जो आएगा वो आपका आएगा ईयरली चाइल्डहुड का, मतलब कि 2 साल से लेकर के 7 साल के बीच की अवस्था को कहा जा रहा है। उसके आगे वाली अवस्था को नहीं कहा जा रहा है, वो लेट चाइल्डहुड की अवस्था के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है, वो आपको किया जा रहा है ईयरली चाइल्डहुड। किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? ईयरली चाइल्डहुड के बारे में, पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में बात जिक्र किया जा रहा है। 2 साल से लेकर के 7 साल की अवस्था को कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड, ये सबको तो पता ही होगा। तो ये इस स्टेज के बारे में जिक्र कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये होता है कि इसमें बच्चा माप नहीं सीखता है, इसमें बच्चा जो है मेजरमेंट के पूरी तरह से माप है जो नहीं सीखता है। मेजरमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि आपका एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है सिलेंडर। मुक्ता इतनी चीज़ आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सबको ये 3 चीज़ है। तो अब इस बालक को अगर 2 साल से लेकर के 7 साल के बालक को हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को चेंजेबल कर दें कि इसमें 3 ट्रायंगल्स में बन रहे, चाहे इसमें 2 ट्रायंगल्स में बन रहे हैं, चाहे इसमें इस प्रकार से और शो कर दें, इसमें इसका हाफ इधर बांट दिए थे, इसका हाफ इधर बांट दिए थे, अब इसका मान मांगेंगे, इसका मान कितना होगा। एक सर्किल हमने यहाँ पर हमने एक कोड बना दिया और हमने यहाँ पर एक रेडियस बना दिया। अब इस दोनों का हम लोग उसका फॉर्मूला के अनुसार दोनों का माप निकालना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से बालक इसको सरिया नहीं पाता है, इसको समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में बालक को विकास उतना नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, माप के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो ये माप तो गलत हो गया और आपका ए और बी बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब क्यों है मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। अब देखिए एकीकृत संगति, एकीकृत संगति मतलब कि 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस, 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस। तो 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस कहते क्या है, 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस होता क्या है? चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको, इस कारण समझाता भी हूँ, चलिए समझिएगा। एक इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, समझ में आपको बहुत अच्छे तरह से आएगा, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल जो है वो इसका है। अब इसमें हमने कोई एक वस्तु को रखा, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर एक वस्तु को रखा, ठीक है, हमने यहाँ पर 2 वस्तु को रखा, हमने यहाँ पर 3 वस्तु को रखा, हमने यहाँ पर 4 वस्तु को रखा। समझिएगा, कोई परेशानी आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, समस्या कुछ भी दिक्कत आपको समझने में नहीं होगा। छः हो गए। अब उतना मैं फिलअप नहीं करूँगा, 4 2 6 6 2 8 2 10, ठीक है। अब उतना मैं इतना फिलअप नहीं करने वाला हूँ। अब बालक क्या करता है कि बालक अब इन सब चीज़ को टच करेगा, देखेगा कि सर्किल है, सर्किल के अंदर कितना है, तो 1 है, तो बालक पढ़ेगा कि ये कितना है, 1 हुआ। बालक अब इस सर्किल को टच करेगा और इसमें देखेगा कि इसको वस्तु में छुएगा कि इस वस्तु में कितने गोलाकार हैं, तो 2 गोलाकार हैं, तो इसको पढ़ेगा 2। तो इस प्रकार से वो वस्तुओं को छू छू करके टच कर करके वो बालक है जो गणित को सीखेगा। तो उसको बोलते हैं एकीकृत संगति, 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस। 1 to 1 क्या, 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब आपको जानते हैं कि
कार्मिक समावेश, हेडियचल इंक्लूजन। अब इसमें क्या होता है, हेडियचल इंक्लूजन में क्या होता है समझिएगा। पहले एक छोटा सा मैं गोलाखंड दूंगा आपको, यहाँ पर सर्किल लूंगा छोटा सा, उससे बड़ा, अच्छा वो गड़बड़ हो गया, उसमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, हल्का सा बड़ा चाहिए था, इससे बड़ा, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें पहले वस्तु को 1 रखें, इसमें 2 रखें, इसमें 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वस्तुओं जो है उसको सरिया रहे हैं। हेडियचल इंक्लूजन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नंबर बाय उस चीज़ को सरियाना, कि इसमें पहला वाला में पहला सेकंड में कितना होगा, 1 होगा, सेकंड में क्या होगा, 2 होंगे, थर्ड में 3 होगा, फोर्थ सेकंड में 4 होगा, फिर सेकंड में 5 होगा। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, सरिया रहे हैं। तो बच्चा है जो इन सब चीज़ों को वो सीखना किसमें शुरू कर देता है, वो प्री नंबर में सीखना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्लासरूम बेस्ड असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स शुड बी। The classroom-based assignment in mathematics should consider had and respect the unique qualities, experience, and expertise of all the students. Be presented in focused, isolated manner different from mathematics instruction. Reflect on what is being revealed about thinking process of student. ठीक है, चलिए। गणित में कक्षा आधारित आकलन को, प्रश्न बड़ा है पहला वाला, बहुत बड़ा है, तो मैं इसको जूम में रखूंगा और मैं उसको स्क्रॉल करके इधर शो कर दूंगा। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, केवल ए, बी एंड सी, ए और बी, और ए और सी। कक्षा में, गणित में कक्षा आधारित आकलन क्या होता है? तो सभी विद्यार्थियों के, एक सेकेंड, तो यहाँ पर पढ़िएगा कि सभी विद्यार्थियों के अधिकृत गुणों, विशिष्टों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आकलन में हम क्या करते हैं कि सभी जो विद्यार्थी जो होते हैं उनका क्या स्वभाव है, इनका क्या जो चीज़ है, मैं जूम में रखूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा समझने में भी। एक प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया तो मैं समझा, उसको मैं स्क्रॉल कर दूंगा कि सभी विद्यार्थियों के अधिकृत गुणों को, अनुभवों एवं कुशलताओं को, इसको क्या करना है, उसको सम्मान करना चाहिए। उनका जो कुछ भी, उनका जो सम्मान जो हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या अनुभव है, उन सभी को सम्मान करना। ठीक है, आगे दे रहे हैं, और सम्मान करना बिल्कुल सही है कि सब विद्यार्थियों को क्या होगा, सब विद्यार्थियों को अलग अलग सोच होगा। कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि 2+4=6 होगा, कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि दो को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये भी सही है और वो भी सही है। तो उनके अनुभवों को सम्मान देना। बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज़ आ रही हो तो उसको स्किप कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गणित में जो कक्षा आधारित आकलन जो होता है वह किस प्रकार से होता है कि सभी लोग का, जो विद्यार्थी सोच रहे हैं सभी लोगों को सम्मान करना। फिर आगे बी ऑप्शन दिया है कि गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ये क्या बिल्कुल आपका गलत है। सब विद्यार्थियों का अपना अपना सोच होता है, किसी एक विद्यार्थी को सोच को आगे लेकर के नहीं बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, प्रतिबिंबित करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा हिंदी है, थोड़ा सा कह सकते मेरा हिंदी को। और रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग रिवील्ड अबाउट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोग जो सोच रहे हैं, जो विद्यार्थी जो सोच रहे हैं, और उनको जो चिंतन प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें आ रही है, जब तक वो अपनी चिंतन प्रक्रिया को प्रकट नहीं कर पाएंगे तो उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी को परेशानी हो रहा है कि हमें एडिशन नहीं आ रहा है, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ आपको शिक्षक के सामने आपको प्रस्तुत करना चाहिए। फिर शिक्षक आपको समझेंगे कि हाँ तुमको परेशानी कहाँ पर हो रहा है, दिक्कत तुमको कहाँ पर हो रहा है, तो वो चीज़ आपको शिक्षक है जो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर
4 जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ आते हैं। चलिए नेचर्स के बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी, फिनिश कर दो। ये आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से 1 नंबर आपका फिक्स है, और किस किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में किस प्रकार से आपको जानना है, मैं आपको सारा चीज़ आपको बताते रहूँगा पर डे। और आपको एक दिन में कितने दिन का क्लास चाहिए ये भी हमें जरूर बताएं, कि एक दिन में आपको 2 क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है या 2 दिन का क्वेश्चन पेपर का लॉजिक को सोल्व करवाना है। तो जैसा कहिएगा मैं उस प्रकार से करूँगा, जैसा आपका राय रहेगा मैं उस प्रकार से आपका करूँगा। और जल्द ही आपका साइंस भी क्लासेज आपको शुरू होने वाली है। Which of the following statement is are true about the nature of mathematics? Mathematics can be understood as science of patterns. Mathematics explores possible relationship among abstraction. As mathematics is based on logic, there is a very limited space for creativity in mathematics. तो अभी तुरंत मैंने आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया भी, बताया भी, ठीक है। नीचे लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अवशोषण करता है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र और पर आधारित है, इसलिए गणित के रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि गणित क्या आपको साइंस का पैटर्न है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेज में मैं जिक्र भी किया हूँ, पॉइंट मैंने आपको बताया भी था। और अमूर्त को यहाँ पर रखा जाता है, मैं वो बताया, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। हाँ, यहाँ पर ये क्या दिया है, देखिए यहाँ पर सीमित जो स्थान जो क्या है ना, इसी कारण ये ऑप्शन नंबर क्या सी को क्या गलत हो रहा है। अगर वो सीमित स्थान नहीं करता ना तो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहता। अगर इस चीज़ को हम काट देते हैं, अगर इस चीज़ को हम हटा देते हैं कि क्योंकि गणित तर्क पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मक के सीमित नहीं होंगे, रचनात्मक के लिए बहुत ही स्थान है, या रचनात्मक के लिए स्थान है, ठीक है। बहुत नहीं होगा, बहुत हटा देते, तो यहाँ पर जो ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो जाता है अगर ये सब चीज़ शब्द नहीं दिए तो। जैसे ये और ये आपको क्या है, आपको यहाँ पर ए और बी ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपका आ गया अनमेडिकल टीचिंग के बारे में, जिसको मैंने आपको पीडीएफ में मैंने आपको इसके बारे में जिक्र भी कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, तो कोई भी दिक्कत आपको इसमें समझने में नहीं होगा। अनमेडिकल टीचिंग इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर, अनमेडिकल टीचिंग इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर, पहला है स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिपॉपुलेटिंग द लेसन, teaching problem solving, addressing the difficulties students are facing in understanding mathematical concepts and improve their performance। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न को हिंदी में रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, और एक चीज सीटेट में देखा गया है कि जिस क्वेश्चन में प्रश्न सबसे बड़ा होता है तो 80% आपका राइट आंसर वही होता है, 90% राइट आंसर आपको उसी को लेकर चल सकते हैं। ये ऐसा हम लोग मानते हैं और माना जाता है कि जिस प्रश्न में आपको क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है, उसका जो ऑप्शन सबसे बड़ा है, उस प्रश्न को हम लोग सही उत्तर मान के चलते हैं। तो कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, पाठ को रिवीजन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए कुछ नहीं है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए नहीं, आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पर शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका गलत हो गया, ठीक है। और उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, ये भी आपका क्या बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको, आप कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको उपचार किया जाता है, आपकी जो बीमारियां हैं जो दिखते हैं उसको आपको समस्याओं को आपको हटाया जाता है। आप डॉक्टर के सामने खुलकर बोलते हैं कि सर हमें ये परेशानी हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं, मतलब कि आपका इलाज करते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का इलाज कैसे होगा, मैथ का यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स का जो एजुकेशन है उसको कैसे करेंगे उपचारात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, इसका पढ़िएगा हिंदी को। कहा कि गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थियों को जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं
उसको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शनों को सुधारने के लिए। अब ये कह रहा है कि मैंने आपको जिक्र किया यहाँ पर कि एक क्लासरूम में शिक्षक हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर बालक को दिक्कत हो रहा है, बालक को बहुत समस्याएं आ रही है कि सर हमें ये टॉपिक्स, ये आपने जो वर्ड लिखा सर ये कैसे आया, ये वर्ड जो आपने बताया और वो क्या होगा, वो सर कैसे आया। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर सब जो तीनों जो आपका जो एंगल्स दिया हुआ है आपको रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको? रेशियो में दिया हुआ है। किसी का 5 है, किसी का 3 है और किसी का 4 है, और हम लोग पता है कि इसका तीनों का जोड़ होता है 180। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बनाने के लिए कहते हैं कि लेट द ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स इच बी एक्स। मानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो त्रिकोण जो है, यहाँ पर जो त्रिकोण का जो यहाँ पर जो एंगल्स है वो क्या है, वो एक्स है। और x कहने का मतलब है कि ये तीनों का हमने x माना, ठीक है। तो x मानेंगे तभी हमें क्या होगा, तभी हमें इस तीनों का x का वैल्यू निकाल करके इसको जोड़ करके इसको हम लोग 180 से क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब समझिएगा ये हो रहा है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई बालक, यहाँ पर कोई स्टैंड अप होगा, खड़ा होगा, पूछेगा कि सर तीनों का हम x क्यों मानेंगे। एक समस्या उसके सामने आ गई, वो पहली बार उस मैथ को पढ़ रहा है, तो उसने सर के सामने पूछा कि सर इस तीनों का हम x क्यों माने। तो शिक्षक ने यहाँ पर बताया कि अगर हम इसको x नहीं मानेंगे तो इसको y भी मानो या कोई भी अंक को मानो, कोई भी उसको अल्फाबेट नंबर को मानो, तभी ये मैथ है जो आपका सुलभ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो उपचारात्मक शिक्षण मतलब ये समझ में आपको आया, ठीक है। और उनको सुधारने के लिए अगर कोई बालक इस मैथ को बनाया और उसको एडिशन में कुछ गलती आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 5 + 3 8, 8 + 4 12 आया, तो बालक वहाँ पर 13 लिख दिया, तो ये क्या बिल्कुल आपका गलत है। अब बालक अगर वहाँ पर 12 लिखेगा तब जाकर आपको क्या होगा, बिल्कुल आपका उसका राइट आंसर होगा। तो उसको सुधारने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ रहा होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिस्ट अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन। इसके बारे में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। दिक स्थान के बारे में आपको जिक्र किया करूँगा भी, मैं इसको पॉइंट में मैंने को जिक्र कर चुका हूँ, रख चुका हूँ कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन नॉट बी मेक लॉजिकल ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस ऑफ इतना। Primary school children can extend the concept of shapes in real life situation. Children can understand the logic of measurement in their early school years, and children pre-school knowledge of a space relation. देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले निगेटिव जो सेंटेंस जो है ना, निगेटिव जो पॉइंट्स है उसको पहले हटाते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के विस्तृत चित्र कर सकते हैं। बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों के माप के तर्क समझ सकते हैं। बच्चों के दिक स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय प्री स्कूल ज्ञान संबंधात्मक है। क्या होता है कि जब आप लगातार क्लासेज को ले रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं ना, तो बीच में पानी थोड़ा सा ड्रिंक करना चाहिए, नहीं तो आपकी आवाज़ कुछ रुकेगी, कुछ फंसेगी, वो आम चीज़ है। क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूस जितने मिनट का क्लासेज अभी हो रही है, मेरी उम्मीद से भी 40 मिनट से 40 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप मैं बोल रहा हूँ। तो आवाज़ कभी रुकेगी, कभी मेरी आवाज़ फंसेगी, वो आम चीज़ है। अगर मैं पानी ड्रिंक करता हूँ तो फिर आवाज़ आपको नहीं रुकेगी, नहीं फंसेगी। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस ऐसा करूँगा। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। तो मैंने दिक स्थान संबंधी के बारे में मैंने आपको इस पीडीएफ में मैं आपको जिक्र भी कर चुका हूँ, मैं आपको पॉइंट में लिखवा भी चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो बहुत बड़ा चल जाएगा, बहुत ऊपर इसको लेके जाया जा सकता है, तो उतना समय नहीं है, समय सबके लिए इंपॉर्टेंस है, तो मैं समय का भी स्थान रख रहा हूँ। और दिक स्थान संबंधी कहते किसको है समझिएगा।
आकार और आकृति की समझ, वस्तुओं को आकार और आकृति के देखना, वर्णन करना और तुलना करना है, और यह स्थान और स्थिति को पहचानने के बारे में है। देखिए, हमने एक यहाँ पर एक सर्किल बनाया, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेंडर बनेगा। क्लासेज को लास्ट तक जोड़ देके स्किप प्रोग्राम नहीं करें। आपका यहाँ से मैथ पेडोलॉजी में आपका 15 नंबर मैं फिक्स कर दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और आपको लॉन्ग क्लासेस चाहिए, आपको और भी क्लासेस चाहिए आपको मैथ पेडोलॉजी का, तो जोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कुछ सुझाव देने हैं तो नीचे जोर कुछ सुझाव दें कि और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दिक् स्थान संबंधी समझ किसको कहते हैं? तो दिक् स्थान संबंधी समझ इसको कहते हैं कि ये आकार और आकृतियों को हमको समझना, वस्तुओं का आकार और आकृतियों को हम लोग देखते हैं पहले कि ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है और ये आपका सिलेंडर है। तो बालक इस चीज़ को समझ जाता है, ठीक है। प्राथमिक स्कूल में बालक इन सब चीज़ को वो समझता है, जानता है, इतना चीज़ वो देख करके भी जान जाता है। उसको समोसा दीजिएगा तो वो समझ जाएगा ट्रायंगल है, उसको मिठाई दिखाइएगा तो बोलेगा कि ये क्या है, सर्कल है। और बालक से पूछेगा कि आपके घर में कौन सा गैस, आपके घर में खाना बनता है तो बोलेगा हाँ, किससे बनता है तो बोलेगा गैस से। तो गैस से बोलिएगा तो बोलेगा क्या है, वो सिलेंडर है। उसको इंग्लिश में क्या बोलता है, सिलेंडर है। तो बालक उसको देख रहा है, समझ रहा है, तो दिक् स्थान उसी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसको तुलना भी कर रहा है कि ये गोल है, ये ट्रायंगल है और ये सिलेंडर है। और आगे बताया जा रहा है कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु अन्य लोगों और वस्तुओं और अवधारणाओं को समझता है, जैसे ऊपर या नीचे आपको या बराबर है, जिसमें इसका साइड बराबर होता है, इसके आपको जो इसमें जो डायमीटर होते हैं वो आधा बराबर होते हैं, मतलब आधा रेडियस इधर भी आधा रेडियस इसको बराबर करते हैं। इसमें दोनों ये होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सब समझना होता है। इसका जो हाइट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल्स होते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो वही कह रहा है। तो प्राथमिक स्कूल के तार्किक सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाँ, वो निष्कर्ष है जो नहीं निकाल सकते, इस चीज़ से हम सहमत हैं। न्यूनतम में ये कहा जा रहा है कि वो निष्कर्ष है जो बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि जो यहाँ पर z से बड़ा y है, y से और फिर y से बड़ा आपको x है, तो वो इस प्रकार का निष्कर्ष है जो नहीं निकाल सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है। आगे दे रहा है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों के अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैंने आपको दिखाया, बताया भी कि सिंघाड़ा को दिखाया तो बताएगा ट्रायंगल है, उसको रसगुल्ला दिखाया तो वो बोलेगा सर्किल है, उसको आप दिखाइएगा घर में पूछेगा सिलेंडर है तो बताएगा हाँ सिलेंडर है। तो उसको वास्तविक जीवन से उसको हम लोग समझा भी रहे, बता भी रहे, और एनसीएफ 2005 यही कहता भी है। बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, उसको लॉजिक से समझाइएगा, माप को तर्क से समझाइएगा, लॉजिक से समझाइएगा तो वो समझना शुरू कर देंगे। उसको वास्तविक जीवन से उसको बताइएगा तो वो समझना क्या करेंगे, वो शुरू कर देंगे। बच्चों का दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय प्री स्कूल ज्ञान संबंधक है। तो मैंने आपको दिक् स्थान के बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ कि दिक् स्थान संबंधी मतलब को मैं आपको जिक्र भी किया ऊपर कि आकृतियों को, आकार को समझना, तुलना करना, वो समझते हैं इस चीज़ में, इस अवस्था में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए ऑप्शन क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अब आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेथड ऑफ फॉर्मेटिव असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स, बताइए। Which of the following cannot be methods of फॉर्मेटिव असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स। असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको सीडीपी में पूछता है, आपको एवीएस में पेडोलॉजी में पूछ देगा, इंग्लिश पेडोलॉजी में पूछता है, मैथ पेडोलॉजी में पूछता है। असाइनमेंट से आपका आकलन से आपका 3 या 4 प्रश्न आपको इस टॉपिक से आते हैं। प्रोजेक्ट, क्विज, जर्नल इंटीरियर्स और टर्म्स एंड इंटीमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण, सत्र और अंत परीक्षा। जिन लोगों का जो आंसर जो आ रहा है आपका, एक सेकंड। तो आकलन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कौन सी विधि है जिसको आप आकलन नहीं कर सकते। तो सत्र अंत परीक्षा के दौरान आप उसको आकलन
नहीं कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ के बारे में बताया था, फॉर के बारे में बताया था, असाइनमेंट एज के बारे में बताया था मैंने आपको। ये आपको पढ़ना है, आपको सीडीपी में पढ़ना है। असाइनमेंट एज, असाइनमेंट ऑफ, असाइनमेंट फॉर, ठीक है। तो इन सब चीज़ का मैं आपको सीडीपी में जिक्र कर चुका हूँ। तो असाइनमेंट एज होता है खुद के आकलन के लिए, कि जब हम लोग खुद के आकलन कर रहे हैं तो असाइनमेंट एज का प्रयोग करेंगे। असाइनमेंट ऑफ मतलब समाप्त करना, ये साल भर में एक बार जिक्र किया जाता है। तो उसका असाइनमेंट ऑफ जब लिखा जाएगा शब्द में, तब वो शब्द का मतलब होता है। असाइनमेंट फॉर मतलब अभी के लिए, ठीक है। तो वो शब्द को लिखा जाता है, तब जाके उस शब्द का एक मीनिंग बनता है, तब जाके उस शब्द को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित के रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? मतलब कि which of the following cannot be the method of formative assignment in, फॉर्मेटिव असाइनमेंट इन दिया है, ना ऑफ है, ना एज है, ना फॉर है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इन जिन लोगों का जो राइट आंसर है वो क्या हो रहा है? डी आपका राइट आंसर है। परियोजना में पूछताछ करते हैं, परियोजना में कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा तो उससे पूछताछ कर देंगे कि हाँ तुमने कैसे बनाया, तुमने कैसे किस प्रकार से बना रहे हो। उसको कुछ हम काम दे दिए, कुछ परियोजना में कुछ वर्क दे दिए, उसको समझ में नहीं आया तो उससे हम लोग प्रश्न को पूछ सकते हैं। हाँ, पर्सनैलिटी और क्विज के अनुसार पूछ सकते हैं। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ा दिए, अब बालक को हम क्विज करवाएंगे, उससे हम 20-30 क्वेश्चन को उससे हम क्विज करवाएंगे, उससे पूछेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कौन बालक को समझ में आया और कौन सा बालक को समझ में नहीं आया। दैनिक विवरण, हाँ डेली जो जीवन जो विवरण है उससे हम लोग उसके वास्तविक जीवन से उससे प्रश्न जो हम लोग पूछ सकते हैं। चलो उठो, बताओ कि अपने वास्तविक जीवन से तुमने अपने इन्वायरमेंट से चारों तरफ से तुम अपना कुछ एक प्रश्न को बताओ कि क्या होता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इन्वायरमेंट से। पेड़ पौधे बताओ। चलो बालक तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारे घर में फूल पौधे हैं? हाँ हैं। तो बताओ अपने फूल पौधे को तुम अपना नाम बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन से फूल पौधे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन आपका डी जो है, आपका जो फोर्थ जो आंसर किया बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है ये वाला, और ये हर बार पूछा जाता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं इसको बहुत इजी प्रक्रिया से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास से एक जो वर्ग है, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास से इतना इज इक्वल टू इतना। Revisiting which of the following concepts will be most appropriate to remediate the error? Addition with regrouping, forward counting, addition of 3-digit number, 1-to-1 correspondence. देखिए, अब इसको बनाइएगा। कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि इतना से इतना प्लस करते हैं तो इतना के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का सिद्ध करने से इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण, अकवर्ती गणना, 3 अंकों वाली संख्या का योग और एक की संगति। नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका हमें आंसर बताइए। चलिए, तो हम यहाँ पर आपका शुरू करते हैं। इसको मैं बेसिक रूप से बताऊंगा, समझाऊंगा। बहुत इजी है, एक बार प्रश्न को समझ जाइएगा तो कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आपको गलती आपसे लाइफ में कभी भी नहीं होगा। और इस प्रकार से प्रश्न आपको हमेशा सीटेट में हर बार हर समय पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में हो। 5 हुआ और इसने इसको लिखा है 3115, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 + 5 किया तो 5 आया, लेकिन 6 + 5 कितना हो गया? इसने 11 कर दिया। लेकिन एक क्या होता है, जब 2 नंबर जब आते हैं तो एक है जो नेक्स्ट नंबर में इसको ऐड करते हैं और यहाँ पर कितना होगा? अब इसका एडिशनल, इसका ओरिजिनल जो जोड़ होगा वो क्या होगा? 5 होगा। 6 5 हो गया और 6 और 5 6 5 1 और 3 1 + 1 4, इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 4 1 5 आएगा, इसका एडिशनल जोड़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बालक क्या किया है? अब यहाँ पर क्या चीज किया है कि इसको उसने चेंज नहीं किया है। उसने क्या चीज किया है कि इसने 1s और 10s को दोनों ने एक साथ लिख दिया। अब ये जो 6 + 5 कितना होता है?
6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। तो बालक यहाँ पर क्या किया है कि बालक को यहाँ पर पैलेस वैल्यू का समझ नहीं है, पैलेस वैल्यू को उसको जान पहचान में उसका नहीं है। तो इसने उसी कारण उसने क्या चीज़ कर दिया है कि उसने उसी चीज़ को उसने 3 चीज़ में बांट दिया। क्या कर दिया उसने? 3 चीज़ में उसने 2 चीज़ में इसको बांट दिया, मतलब उसे पैलेस वैल्यू को उसको ज्ञान नॉलेज उसको नहीं है। तो 6 + 5 कितना आपका होगा? आपका 11 आ गया। ठीक है, तो बालक को यहाँ पर पैलेस वैल्यू का आपका नॉलेज उसमें नहीं है। ठीक है, तो जोड़ने का योग तो है उसमें, जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण, हाँ समूहीकरण से करने का उसका नहीं है। जैसे 6 + 0 + 5 5 हो गया, 6 + 5 कितना 1 होगा यहाँ पर। तो उसने क्या चीज़ कर दिया कि उसने उसको समूह में बांट दिया। ठीक है, तो वो चीज़ उसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और वो इस चीज़ का वो त्रुटि है जो कर रहा है। और इसको अगर इंग्लिश में देखे जाए तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एडिशन विद रीग्रुपिंग होगा। फॉरवर्ड काउंटिंग की बात नहीं है, उसको रीग्रुपिंग ये उसको करने के लिए नहीं आ रहा था कि उसने 6 + 5 को पूरा का पूरा उसने 11 लिख दिया। अगर उसको रीग्रुपिंग करता कि वहाँ पर 1 होगा यहाँ पर, और ये जो एक नंबर होगा वो अलग नंबर में इसमें क्या होगा? ऐड होगा, तो वो रीग्रुपिंग में आता है। तो ये आपका बी गलत था। एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये इसका भी गलती नहीं था। उसको पैलेस वैल्यू को उसको समझ और फर्क आपको उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसका आंसर गलती हुआ। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर एरर्स इन मैथमेटिक्स? इफ ए स्टूडेंट इज मेकिंग ए लॉट ऑफ एरर्स इन मैथमेटिक्स, दिस मीन्स दैट he lacks ability to do mathematics. Errors provide insights about misconceptions in mathematics. Teachers should provide sufficiently challenging tasks in which student might make errors. मुझे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। कि कौन सा इसमें आपको एरर है। परसों मैं हिंदी में रख रहा हूँ, पढ़िए और नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद ज़्यादा समय आपको नहीं लिया जाएगा, बहुत ही कम समय लिया जाएगा और जल्द ही इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। कि गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है? यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता अभाव है। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कर देना चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, और इसको पढ़िएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाइएगा और समझिएगा। ये ऑप्शन जो कर रहा था कि यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है, मतलब बहुत सारी वो गलतियां हैं जो मिस्टेक कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। बिल्कुल गलत है, उसको उस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी बालक या मैं भी कभी कभार मैथ में गलती कर देता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मुझे मैथ की क्षमता नहीं है या मुझे मैथ पढ़ा नहीं सकता हूँ या मैथ को समझ में नहीं आ रहा। हो सके मुझसे मिस्टेक ये हो रहा है कि मैं उस जगह उस पॉइंट को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या था? बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल गलत है। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर आपको गलती हो रही है वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमसे गलती क्यों हो रही है, हमने गलती कहाँ पर किया। सी ऑप्शन कर रहा था कि शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जिसमें उसकी त्रुटियां होने की संभावना हो, बिल्कुल सही है। बालक बोल रहा कि सर हमें इस चैप्टर से हमें सब कुछ समझ में आ रहा सर, आप हमसे इस चैप्टर से हमें जहाँ से प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और दे सकते हैं। तो शिक्षक को भी यही कार्य होना चाहिए कि बालक को वहाँ पर उनको सही ढंग से और जो हार्ड जो क्वेश्चन है वो देने चाहिए कि बालक वहाँ पर गलती करे, समझे कि हमसे गलती कहाँ पर हो रहा है, तब जाके किसी भी बालक का मैथ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसमें क्वेश्चन हार्ड होते हैं, हार्ड पर हार्डेस्ट जाता है। हार्डेस्ट इसलिए दिया जाता है कि बालक को उसका कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि बालक कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को हेर फेर बदल करते हैं इसलिए। तो ऑप्शन में बी क्या है? बिल्कुल सी क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए जॉर्ज पोले के बारे में आ गया।
विच आर द फॉलोइंग इज लिस्ट रिलेटेड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया। ये सारे मैथमेटिक्स थ्योरी का क्लासेज हो चुकी है, 4 थ्योरी क्लासेज मैं करवाया हूँ और मेरा 2 थ्योरी क्लासेज अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप मुझे जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको। विच आर द फॉलोइंग लिस्ट रिलेटेड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, मेकिंग a strategy to solve the problem, looking for single obvious solution to the problem, interpreting the answer। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान के न्यूनतम संबंधित है? समस्या को समझना बिल्कुल सही है, समस्या को हल करने के लिए योजना और रणनीति बनाना ये भी क्या था, बिल्कुल सही था। उत्तर की व्याख्या करना ये भी इनका 4 चरणों में से एक चरण था। 4 चरण उन्होंने जॉर्ज पोलिया ने जो दिए हैं वो मैंने विस्तार से पढ़ाया हूँ और उसको जाकर आप जाकर देख सकते हैं। पहले क्या था, समस्या को समझे और एक योजना तैयार करें। उसके बाद सबसे पहले दिक्कत को क्या करते हैं, समझते हैं, फिर उसका योजना तैयार करते हैं, फिर योजना को क्रियान्वित करते हैं, फिर पुनः उसको जांच करते हैं। और समस्या को एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना ये नहीं होता है, ये आपका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर डिजाइन द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। ए प्राइमरी ग्रेड mathematics teacher designs following activities to introduce the concept of fraction: writing different types of fraction on blackboard and explaining the various attributes, using symmetrical rectangular strips and circular cut outs for paper folding activities, using various pictures to deficit fractions like 1/2, 3/4। तो इन सब में इसको सरियाना है, आपको इस प्रकार से सरियाना है कि कौन पहले आएगा, कौन दूसरा में आएगा, कौन तीसरा में आएगा। मैं इस प्रश्न को हिंदी में रख रहा हूँ, समझिएगा कि प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। कौन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया है कि विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्याम पट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। कंटिन्यूस 1 घंटा से बोल रहे हैं ना, तो कुछ शब्द है जो फंसेंगे, वो आम चीज़ है। पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकारों कट आउट को उपयोग करना। सी दिया है कि विविध चित्रों को उपयोग से भिन्न जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना। तो देखिए, तो प्राथमिक कक्षा में मतलब कि प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये आपको जल्दी क्लास में समाप्ति कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल में हम क्या करेंगे? प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि बालक को हम सबसे पहले पेपर को मोड़ के दिखाएंगे। हमें किसके बारे में बताना है? भिन्न के बारे में बताना है, फ्रैक्शन के बारे में बताना है। ये फ्रैक्शन क्लास आपको मैंने बेसिक लेवल से पढ़ाया हूँ, आप उसका क्लास जाकर देख सकते हैं। ये भिन्न के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक कागज़ को लेंगे, उसको मोड़ेंगे। एक कागज़ को लेंगे, स्क्वायर कागज़ को लेंगे, स्क्वायर कागज़ को बीच से हाफ मोड़ेंगे। बताओ ये क्या हुआ? तो बच्चा बताएगा सर आधा आधा हो गया। तो मतलब ये क्या होगा? फ्रैक्शन में हो रहा है, एक नीचे और एक ऊपर हो गया। तो ऑप्शन में पहले बी क्या है? बिल्कुल पहले फर्स्ट में होगा, ठीक है। फिर विभिन्न चित्रों का उपयोग से विभिन्न जैसे इतना को दिखाना। अब इसको चित्र को मोड़ करके हम इसको बताएंगे कि कितना है। बताओ, इसको 2 भाग को ऊपर मोड़ा और नीचे 1 भाग को हमने मोड़ा, तो कितना हुआ? तो बताएगा 1/2 हुआ। हमने उस बालक से पूछेंगे कि पूरा कितना ये पेज है, तो बोलेगा 2 भाग है। और उसमें हमने कितना पेज को मोड़ा? 1 पेज को मोड़ा। तो जो मोड़ते हैं वो ऊपर लिखाता है और जितना जो वस्तु दिया होगा वो नीचे लिखाता है। तो 1/2 हो गया, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के भिन्न को समपट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं को व्याख्या करना, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, हमने उस चीज़ को बना भी दिया। अब उसको हम व्याख्या करेंगे कि न्यूमरेटर कौन होता है, डिनोमिनेटर कौन होता है, कौन कौन क्या संख्या होती है, फिर इसके जोड़ बताएंगे, इसके एडिशन बताएंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे, सब चीज़ इसको बारे में हम बताएंगे। इसको चित्र के माध्यम से बताएंगे, सब माध्यम से बताएंगे। मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ यहाँ पर। एक हल्का सा मैं आपको चित्र के माध्यम से मैं बता देता हूँ। बच्चों में सब लोग पढ़े भी होंगे, बस 2 मिनट समय और लगेगा, मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये क्या, एक सर्किल हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझिएगा, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल को हमने कितना भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम एक भाग को से क्या कर देते हैं, सर्कल रंग देते हैं। तो अब बालक से पूछेंगे कि बताओ कि हमने कितने भाग को हमने यहाँ पर रंगा। तो बोलेगा कि सर हमने यहाँ पर एक भाग को, मैं यहाँ पर उतना ड्राइंग नहीं करना चाहूँगा, हमने यहाँ पर एक भाग को हमने यहाँ पर रंगा। तो जो रंगा हम उसको ऊपर लिखेंगे और 2 भाग में बांटा उसको हमने यहाँ पर नीचे लिखा। तो ये यहाँ से चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पहला आज का क्लासेस समाप्त हुआ मैथ पेडागोजी का, और क्लासेस को लास्ट तक जरूर देखें, अवश्य देखें। आपका नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 15 के 15 नंबर मैथ पेडागोजी में आपका फिक्स हो जाएगा। आप क्लासेस को समाप्त करते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करें। आपको क्लासेस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार से मैथ पेडागोजी क्लासेस आपको आगे आते रहेंगे। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्लास को आप समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।